हेलो दोस्तों, मैं नामका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए सुपर टेट की क्लासेस लेकर आने वाली हूं। तो सुपर टेट की तैयारी के लिए जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उस क्लास से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो किसी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का न्यू रखा जाता है। तो सबसे पहले आज हम अपना बेस बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये पता लग जाएगा कि किस टाइप के एग्ज़ाम क्वेश्चन में आने वाले हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है, या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाते हैं, या कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको देखने को मिलता है। अगर आप चाहेंगे तो सब्जेक्ट वाइज एक डिटेल वीडियो हम आपको बना के दे देंगे। लेकिन अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 27 मई 2018 को पेपर हुआ था उसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको इसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस अगर आपको पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म होता है मैं आपके लिए इसकी तैयारी के भी वीडियो लेकर आऊँगी सभी सब्जेक्ट के। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा तो निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन है, राइट द मस्कुलिन फॉर्म ऑफ, यानी कि मैस्कुलिन फॉर्म बी का, बी जिसे आप मक्खी कहते हैं, उसका मैस्कुलिन यानी कि उसका फेमिनिन, यानी कि उसका कह सकते हैं एक फेमिनिन जेंडर होता है, एक मैस्कुलिन जेंडर होता है। फेमिनिन मतलब कि फीमेल और मैस्कुलिन मतलब कि मेल। तो बी जो है ये फेमिनिन है, यानी कि इसका फेमिनिन जेंडर है, फीमेल को इंडिकेट कर रहा है। तो आपको इसका मेल बताना है, तो इसका मेल हो जाएगा ड्रोन। क्या हो जाएगा? ड्रोन, जो नर मधुमक्खी कहा जाता है। सॉरी, ऑप्शन इसका जो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रोन। ओके, अगला क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फटाफट से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पैसेज दिया हुआ है और इससे आपको आंसर निकालना है। पैसेज क्या है? देखिए, पैसेज दिया है, पीपुल टेक कार्स एंड अदर रोड व्हीकल ऑफ ग्रांटेड टुडे, हाउ एवर द आइडिया ऑफ सच व्हीकल वाज unheard of about 50 years ago. Then in 1478 the artist and inventor Leonardo da Vinci designed a self-propelled vehicle. His drawing showed a boxy open-topped wooden machine with three coiled spring would make the vehicle more somewhat like a whip up toy. Models of Leonardo's vehicles have been made in recent years and are on exhibit in museum इन इटली। देखिए, जब आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लियोनार्डो दा विंची डिजाइन इन 1478। तो आप 1478 यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, और इसके आगे और इसके पीछे का पैसेज पढ़ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए, द आर्टिस्ट एंड इन्वेंटर लियोनार्डो दा विंची डिजाइंड अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। तो आपको क्या मिल गया? सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। ऑप्शन इसका यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रीफिक्स और सफिक्स ये लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रीफिक्स मतलब होता है आपका उपसर्ग और सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय। उपसर्ग देखिए, प्रीफिक्स पी से पहले और सफिक्स एस बाद में आ रहा है, इसलिए बाद में, यानी कि जो वर्ड के पहले लगे उसे प्रीफिक्स कहा जाता है। ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपको याद ना आए कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि जो वर्ड के पहले लगे, पी से पहले और सफिक्स यानी एस से बाद में, ठीक है, जो पहले लगे। तो राइट, फ्रेश और टेक, इन सब के पहले क्या लगेगा, इन सब का प्रीफिक्स आपको बताना है। इन सब का जो प्रीफिक्स होगा वो होगा रीराइट, रीफ्रेश एंड रीटेक, ठीक है। ऑप्शन इसका यही सही हो जाएगा। इन सब के पहले क्या लगेगा? री। इस तरह आप हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय लगाते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पे करना है। अगला, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। इट इज़ डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी। बीच में कौन सा आर्टिकल लगेगा? आर्टिकल क्या होता है? द होता है, ए होता है, एन होता है, इसको आर्टिकल कहा जाता है। पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या लगेगा, तो देखिए यूनिक के आगे अगर आप सोच रहे हैं AEIOU जो होता है ये आर्टिकल, ये वॉवेल होता है। AE हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक मिनट सॉरी,
बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या हम पढ़ते आ रहे हैं कि ए ई आई ओ यू जो होता है इसे आर्टिकल कहा जाता है। ए ई आई ओ यू ये आर्टिकल होता है। अब आप देख रहे हैं यूनिक यू से शुरू हो रहा है और यहाँ उठा के एन लिख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में थोड़ा तो ट्रिकी एग्जामिनर हमें देगा, इतना इजी तो देगा नहीं। तो यू और सॉरी एन और ए का यूज़ ए ई आई ओ यू देख के नहीं करते हैं, बल्कि इनसे यूज़ होने वाले, इनसे स्टार्ट होने वाले शब्दों से करते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है यूनिक, यूनिक यूनिक यू से शुरू हो रहा है, यू से आ ई ए ओ आओ यहाँ से नहीं शुरू हो रहा है। वहीं आप जब आवर्स लिखते हैं एच ओ यू आर एस, आवर्स मीन्स घंटा, जब आप लिखते हैं तो आवर्स बोलते हैं, हावर्स नहीं बोलते हैं। तो इसके आगे एन लगता है और इसके आगे यू लगेगा, यूनिक के आगे ए लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक, क्या लगेगा, ए। क्यों लगेगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम जैसे आवर्स लिखते हैं लेकिन स्टार्ट एच से करते हैं लेकिन पढ़ते हैं आवर्स। तो जो हमें साउंड में वॉवेल की फील कराता है, जब हम उसको पढ़ते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं उसके जब साउंड में वॉवेल फील होता है तब हम एन लिखते हैं, जब साउंड में कॉन्सोनेंट फील होता है तब हम ए लिखते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे यूनिक ये वॉवेल तो है लेकिन ये जब हम बोल रहे हैं तो हमें साउंड में यू फील हो रहा है, यू यानी कि हमें कॉन्सोनेंट का फील आ रहा है। तो इसको हम इसके आगे क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वाइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वर्टेड द टेलीफोन। तो इसको आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस। उपरोक्त वाक्य जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वर्टेड द टेलीफोन एक्टिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ स्वयं कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जैसे कोई कार्य कर्ता के द्वारा किया जा रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है। लेकिन इसी बात को जब आप बताएंगे कि ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया, जब आप ऐसे कहेंगे तब ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। जहाँ पे के द्वारा अगर आप इंग्लिश में बाई वर्ड मिल जाए तो ये पैसिव वॉइस हो जाता है। हिंदी में के द्वारा मिल जाए तो वो पैसिव हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे डायरेक्ट कार्य दिखा रहा है तो ये एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन स्वीट इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट द मैंगो इन द बास्केट आर स्वीट्स। इसमें आपको बताना है कि ये सब्जेक्ट है कि प्रेडिकेट है। तो सही जवाब हो जाएगा प्रेडिकेट। उपयुक्त वाक्य स्वीट प्रेडिकेट पार्ट है, जबकि द मैंगो इज द बास्केट वाक्य में सब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, स्वीट प्रेडिकेट क्या है, स्वीट क्या है, प्रेडिकेट है, बाकी ये सब क्या है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया हुआ है, द सोल्जर फॉट डैश कोरेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विद। क्या हो जाएगा, विद। ऑप्शन इसका विद सही हो जाएगा। अगला, पुट इन द करेक्ट प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीसीज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। राहुल सेड टू मी आई वर्क इन एन ऑफिस। राहुल, जब आप इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो राहुल टोल्ड मी, राहुल ने कहा, ही वर्कड इन एन ऑफिस, कि वह जो है ऑफिस में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राहुल सेड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा, आई वर्क इन द ऑफिस। यहाँ पे डायरेक्ट बात कही जा रही है किसी एक चीज़ को, मतलब राहुल डायरेक्ट कह रहा है। लेकिन जब आप राहुल की बात किसी और से बताएंगे तो आप क्या लिखेंगे, राहुल टोल्ड मी, राहुल ने मुझसे कहा, दैट कि ही वर्कड, वह करेगा, इन एन ऑफिस, काम करेगा कहाँ पे, ऑफिस में। ओके, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन, यूज़ द सुटेबल कंजुगेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको कंजुगेशन लगाना है। कंजुगेशन क्या होता है, जैसे दैट, बट, बिकॉज, ये सब कंजुगेशन का कार्य करता है। ठीक है, उस क्वेश्चन जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कंजुगेशन लगने वाला है। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड डैश फिनिश्ड। ही वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, उसने केवल उसको पनिश नहीं किया बल्कि फिनिश भी किया। तो बल्कि फिनिश भी किया, तो फिनिश्ड लिखा है, और बल्कि आल्सो यानी कि भी, आल्सो मीन्स भी, बट मीन्स लेकिन, लेकिन या बल्कि, उसने केवल उसको पनिश नहीं किया लेकिन उसे फिनिश भी कर दिया, बल्कि उसे फिनिश भी कर दिया। इसलिए यहाँ पे जो कंजुगेशन लगने वाला है वो लगने वाला बट आल्सो। ओके, क्यों लगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन दिया हुआ, रीड द कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है, पोएट्री दी हुई है आपको, उसको पढ़ना और दिए गए क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड एरा। एरा का मतलब क्या है, एरा कहाँ पे दिख रहा है आपको। एरा का वैसे जनरल मीनिंग बिफोर होता है। एरा मतलब जो बीत गया है, जो पहले बीत चुका है। जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं इतने एरा पहले, तो इसका आप डायरेक्ट मीनिंग निकाल सकते हैं। इसका आंसर देने के लिए आपको कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन, अब ये साइंस का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रकार का नाम बताइए। ये जो अभिक्रिया है इसका प्रकार बताना आपको कि ये कौन सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। आपको रिएक्शन दिख रहा है CH3 CH2 Br प्लस NaOH, और ये क्या क्या बना रहा है, तो ये बन रहा है CH3 CH2 OH NaBr। ये सोडियम ब्रोमाइड बन रहा है, सोडियम ब्रोमाइड। और यहाँ पे आपको बताना ये क्या हो रहा है। यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इसी को विस्थापन अभिक्रिया, अनाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु में उपस्थित कोई प्रतिस्थायी यानी कि सब्स्टिट्यूएंट परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित होते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा विस्थापित हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं NaOH, OH अलग हो रहा है और Na की जगह Br लग रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व किया गया है। यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से सॉल्व कर लिया गया है। इस फार्मूले से जब सॉल्व किया जाता है तो आंसर निकल के आता है 1.13, नियर अबाउट इतना निकल के आता है। वैसे डायरेक्ट आंसर निकलता है 1.125। तो हम जब इसके बाद और सारे वर्ड रहते हैं ना तो यहाँ पे 3 लिख के ख़त्म कर देते हैं आंसर को। अगला, कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़े से ऑक्सीजनित रुधिर को मानव हृदय के बाएं आलिंद तक ले जाती है। Which blood vessels carry oxygenated blood from lung to the left auricle of human heart। कौन सी वो वाहिका है, रक्त वाहिका है, ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। वैसे आपको पता है कि जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं, और ब्लड आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। लेकिन एक इसमें अपवाद है, वो कौन सा है, पल्मोनरी। कौन सा है, पल्मोनरी। पल्मोनरी यानी कि फुसफुस। फुसफुस सिरा या फुसफुस वेन दोनों ही अपने आप में अपवाद का काम करते हैं। वेन ऑलवेज इम्प्योर ब्लड ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या करता है, प्योर ब्लड ले जाता है। आर्टरी ऑलवेज, आर्टरी जो होता है ये हमेशा प्योर ब्लड ले जाता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो इम्प्योर ब्लड ले जाने का कार्य करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी वेन है जो प्योर ब्लड ले जाती है, तो फुसफुस सिरा यानी पल्मोनरी वेन जो है ये प्योर ब्लड ले जाने का कार्य करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कहलाता है। एन ऑर्गेनिज्म मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर सुटेबल टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा अनुकूलन। किसी जीव तथा पौधे की बनावट या व्यवहार या जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है, अनुकूलन कहलाता है। मछलियों में गलफड़े और पंखों की उपस्थिति जलीय परिवास के प्रति उसे अनुकूल बनाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, जैसे ऊँट जो होता है जो रेगिस्तान में पाया जाता है, उसके जो पंजे होते हैं वो लेदर के बने होते हैं, लेकिन वही ऊँट जो ठंडे रेगिस्तान में पाया जाता है उसमें हेयर देखने को मिलता है, जो गर्म रेगिस्तान में पाया जाता है उस पर हेयर नहीं देखने को मिलता है। तो ये सब क्या करते हैं, उस जीव को उस पर्यावरण में रहने के अनुकूल बनाते हैं, और इसी को अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब 20 सेकंड में 2000 जूल विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता है, इसकी शक्ति कितनी होगी। तो इसकी शक्ति निकालने के लिए आपके पास फार्मूला दिया हुआ है, P यानी पावर W/T। W/T तो कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे देखिए निकाल के दिखाया गया है, तो कितना दिया जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 वाट। कितना, 100 वाट। अगर पूछा जाए विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, तो विद्युत शक्ति की इकाई जूल/सेल्सियस होता है, इसी को वाट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की होती है। हैलोजन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किसकी होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी किसकी होती है, तो क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्थान ए से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। जब आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे थोड़ा थोड़ा लेकर आएंगे और आपके लिए एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए फटाफट से हम क्वेश्चन और आंसर देखते हुए चल रहे हैं। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक एक सामान्य चाल
4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा एक समान चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो उसकी औसत चाल 2.67 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी। कैसे निकाला गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे मिल जाएगा। अगला, द नेक्ड सीड प्लांट आर कॉल्ड, नग्न बीजी वाले पौधे को कहा जाता है। जो नग्न बीजी पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अनुरातवृत्ति यानी कि जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। वहीं पे कवर्ड सीड वाले जो होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। जिसमें सीड ही नहीं पाया जाता उन्हें टेरिडोफाइटा कहा जाता है। अगला, नेम द विटामिन सोल डिफिशियंसी इन डाइट रिजल्ट इन स्कर्वी, उस विटामिन का क्या नाम है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग होता है? वो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी की कमी से आपको बेरी रोग देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों को यानी अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है जो पृथ्वी पर आती हैं और उन्हें आने से रोक देता है। अगला, व्यू का विलोम क्या है? अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे साइंस खत्म हो गया। पूछा जा रहा है व्यू का विलोम क्या है? तो व्यू का विलोम अव्यू या निर्व्यू होता है। ठीक है, विलोम यानी कि उल्टा, जैसे दिन रात, सुबह शाम, ऐसे इसको विलोम कहा जाता है। अगला, मैंने कहा होगा, इस वाक्य किस प्रकार का है? मैंने कहा होगा, तो क्या कह रहा है? मैंने कहा होगा, तो यहाँ पे संदेहवाचक है। कैसा है? संदेहवाचक है। अगला, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है? तो उन्मेष यानी कि उन्मेष, इसको जब हम अलग करेंगे तो इसको हम लिखेंगे, जब आधा ना या कोई आधा लटका हुआ शब्द होता है तो वो ता में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे मेष। तो इसमें कौन सा उपसर्ग लग रहा है? उप यानी कि जो आगे लग रहा है यानी कि उपसर्ग लग जाएगा। अगला, ये देखिए आप अतिरिक्त गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के आंसर देना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अग्नि शब्द का तद्भव रूप पूछा है, तो हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तद्भव, तत्सम, दो वर्ड होते हैं। तद्भव वो होता है जो हिंदी के वर्ड संस्कृत की तरह लिखे जाते हैं, और तत्सम वो होता है जो हिंदी के वर्ड संस्कृत की तरह लिखे जाते हैं, और तद्भव होता है हिंदी का रूप। जैसे अग्नि का आग, जैसे आँख का नेत्र, जैसे चक्षु, आँख को चक्षु भी कहते हैं। ठीक है, घोड़ा हम कहते हैं तद्भव रूप है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अश्व। तो जो संस्कृत की तरह ही लिखा जाता है हिंदी का रूप, उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, जिसके हाथ में चक्र हो, इसके लिए एक वर्ड। तो जिसके लिए हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहेंगे। जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहेंगे? चक्रपाणी, अर्थात भगवान विष्णु की बात की जा रही है। अगला, जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो, जो तुरंत सोच सकता हो, किसी बात को तुरंत सोच सकता हो, उसे व्युत्पन्न मति कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मति। ठीक है, क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मति। वीर रस का अस्थायी भाव, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। रसों की संख्या 8 है, पहले रसों की संख्या 8 थी, अब वर्तमान में रसों की संख्या 9 है। ठीक है, अगला, कंघी का तत्सम शब्द क्या है? तो कंघी का तत्सम शब्द कंकति है। देखिए कंघी जो है ये तद्भव है, ये हम लोग डेली यूज करते हैं। इसका जो तत्सम रूप होता है, जो संस्कृत की भांति अपने आप को शो करता है, तो क्या हो जाएगा? कंकति हो जाएगा। ठीक, अगला, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक वाक्य बताइए। तो इसे अधिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकता, अधिक्य का। ठीक है, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो प्रधान और मंत्री, इसको अलग अलग करिए। तो यहाँ पे जो है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है, यानी वहाँ पे कौन सा होता है? बहुवीर्य समास होता है। कौन सा होता है? बहुवीर्य समास। प्रधानमंत्री का मतलब क्या हो जाएगा? मंत्रियों में है प्रधान जो, तो यहाँ पे न प्रधान जो है पद प्रधान है, ना मंत्री है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक अलग वर्ड निकल रहा है, एक अलग अर्थ निकल रहा है, तो बहुवीर्य समास हो जाएगा। अगला, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम का घर दूर है, तो यहाँ पे संबंध कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये आपने पढ़ा होगा, तो संबंध काकी के आ रहा है ना, तो का आ रहा है ना, संबंध काकी के, तो का हो जाएगा। अगला,
वह अपना सिर खुजाता है। वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है? तो देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कोई कार्य हो रहा हो सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा वो अकर्मक क्रिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। यहाँ पे खुजाने का कार्य हो रहा है। किसका? खुजाने का। पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, इनमें से सकर्मक और अकर्मक क्या है? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या सोना कोई कार्य है? क्या सोना सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी ठाड़ी मानुष रोष तरंगनी बाढ़ी। इसमें मानुष में कौन सा अलंकार बताता है? अलंकार दिया है अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी मानुष रोष तरंगनी बाढ़ी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा? उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, मनु मानो जन जानो जहाँ पे देखने को मिलता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए मानो देखने को मिल रहा है ना, मनु मानो जन जानो, ये ट्रिक होता है कुछ। मनु दिया हो, मनु मानो दिया हो, जनु जानो दिया हो, ये सारे उत्प्रेक्षा अलंकार को देते हैं, मतलब संबोधित करते हैं। अगला, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? मुझसे उठा नहीं गया तो ये भाववाच्य है। कैसा है? भाववाच्य है। काला सागर में कौन सी संज्ञा है? तो काला सागर। काला सागर अगर केवल सागर दिया होता, केवल सागर, तो किस सागर की बात की जा रही है ये स्पेसिफिक नहीं किया गया, तो ये आपका हो जाता कॉमन, यानी कि कॉमन क्या होता है? कॉमन नाउन हो जाता। लेकिन यहाँ पे काला लगा दिया गया यानी कि ये प्रॉपर बना दिया गया, यानी कि ये व्यक्तिवाचक बना दिया गया। ठीक है। अगला, चौराहे में कौन सा समास है? चौराहा ऐसा समास, ऐसा वर्ड जो किसी शब्द से शुरू हो रहा है। त्रिगुण, चौराहा, त्रिमुखी, तो जिसमें कोई शब्द आ रहा हो तो वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास हमेशा अपने आप में एक संख्या का बोध कराता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अपठित गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश पढ़ने से अच्छा हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो आप देख लीजिए सफलता वर्ड यहाँ दिख रहा है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, तो इसको मार्क कर दीजिएगा। ठीक, इस तरह से अपठित गद्यांश सॉल्व हो जाएगा। अभी हम लोग बस केवल क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। जब हम अच्छे से एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे ना, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। अभी हम फटाफट से केवल देख रहे हैं कि किस लेवल से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम फटाफट आपको बताते हुए चल रहे हैं। फिर हम आपको अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश सब कुछ सॉल्व करने के तरीके भी बताएंगे, उपसर्ग प्रत्यय को भी बताएंगे, समास को याद करने का ट्रिक भी बताएंगे। बस आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। ठीक है। अगला है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार। संस्कार जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा समकार, ये हो जाएगा। तो इसमें सम क्या हो जाएगा? ये इसका उपसर्ग हो जाएगा, ये इसका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सम जो है उपसर्ग लगेगा। अगला, सुष्टि का तद्भव शब्द क्या है? तो सुष्टि अपने आप में तत्सम है, इसको सोठ कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? सोठ कहा जाता है। किसी का विकृत वर्ड जो बिगाड़ दिया गया हो तो उसी को जो है तद्भव कहा जाता है। तो सुष्टि का क्या हो जाएगा? सोठ। लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? अब इसको भी संधि विच्छेद कर लीजिए। लिख धन आवट, लिख धन आवट, तो पीछे लगने वाला प्रत्यय होता है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आवट। ठीक है, और लिख क्या हो जाएगा? इसका उपसर्ग हो जाएगा। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अभी देखिए जीएसजीके के क्वेश्चन आपके सामने आ गए। विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी को पता है 5 जून को मनाया जाता है। क्यों 5 जून को मनाया जाता है? क्योंकि स्टॉकहोम में इसी दिन 5 जून 1972 के दिन पर्यावरण कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसीलिए जो है विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया? तो व्यास सम्मान 2017, ये देखिए 2018 का पेपर है तो 2017 के करंट से आया हुआ क्वेश्चन है। उस समय जो है ममिता कालिया को चुना गया था। आप बताइए व्यास सम्मान 2024-25 या 25-26 किसे चुना गया? 2024-25 भी और 2025-26 भी, दोनों आप हमें बताइएगा व्यास सम्मान के लिए किसे नामित किया गया है। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह से करंट के भी हमें 2-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भाग्यलक्ष्मी योजना शुभारंभ की? तो भाग्यलक्ष्मी योजना जो है 2017 में। अगर करंट में आपसे पूछ लिया जाए कि फ्री स्कूटी योजना किस वर्ष लागू हुआ, तो फ्री स्कूटी योजना 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है। अगला,
पाल शासक का नाम बताइए। देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की। कब की? 1770 से 810 तक इसने शासन किया था और इसी में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो नष्ट करने वाला था वो बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। कब किया था? 1203 में। कब किया था? 1203 में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है और ये बौद्ध भिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक। अगला, वर्तमान में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन है? ये उस समय के हिसाब से है। कब के हिसाब से? 2017-18 का डेटा पूछा है। इसमें उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में आप बताइए कि उत्तर प्रदेश जो है, चूँकि सुपर टेट उत्तर प्रदेश का पेपर है तो उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश करंट, उत्तर प्रदेश जीएस जीके आपको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में दिया जाता है। वर्तमान में आप बताइए उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में अग्रणी है, किन किन खाद्यान्न में अग्रणी है? अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। आपका कमेंट अगर सही होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर में स्थित है। ठीक है। इसी पे तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है जिसे केमुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और बहुत सारे कप के दिए हुए हैं, जैसे फुटबॉल से क्या क्या संबंधित है, तो डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, ये सारे फुटबॉल से संबंधित हैं। वहीं अगर क्रिकेट से पूछा जाए तो रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये क्रिकेट से। आगा खां कप, रंगा स्वामी कप, नेहरू ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ये सब हॉकी से संबंधित है। नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला, जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो जलीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है। ये तमिलनाडु में होने वाला एक आयोजन है जो पोंगल उत्सव के रूप में जनवरी माह में मनाया जाता है। अगला, सूर्य मंदिर उड़ीसा के किस स्थान पर है? तो हम सभी को पता है उड़ीसा का सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये कोणार्क में स्थित है, इसीलिए उसी के नाम पे इसका नाम कोणार्क सूर्य मंदिर रख दिया गया। इसकी खासियत क्या है? तो इसमें एक जो है, जो इसका व्हील है उसमें 24 पहिए बने हुए हैं। कितने पहिए? 24 पहिए बने हुए हैं जो 24 घंटे को इंडिकेट करते हैं और इसके साथ साथ 7 घोड़ों वाला एक रथ लगा हुआ है। ठीक है, जो दिन के 7 दिनों को इंडिकेट करता है। अगला, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे, जो 2 सितंबर 1946 को बने थे। ठीक है, पहले रक्षा मंत्री कौन थे? पहले बलदेव सिंह। और पहली महिला पूर्णकालिक कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? अकबरनामा जो अकबर के जीवनी पर आधारित है, उनके दरबारी कवि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। अबुल फजल कौन थे? तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए उत्तर प्रदेश के जीके से क्वेश्चन पूछ लिया था। अगला, कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? लाल ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों इसे लाल ग्रह कहते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह पे फेरिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा उपस्थित होता है, इसीलिए ये लाल रंग का दिखता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला, स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? ये 2017 का पूछा गया करंट का क्वेश्चन है। तो उस समय के हिसाब से इंदौर था। आज हमें बताइए वर्तमान में कौन है? आई थिंक अभी भी इंदौर ही है, लेकिन फिर भी आप हमें बताइएगा कि अगर आपको पता होगा तो बताइएगा 2026 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। अगला, कांडला बंदरगाह का हाल में परिवर्तन नया नाम क्या है? कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, 2017 में इसकी परिवर्तन नाम में हुआ था, इसीलिए इसे जो है करंट में क्वेश्चन पूछ लिया था। एवरेस्ट की बेटी पुस्तक का लेखक कौन है? लेखक या लेखिका कौन है? तो अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा ये जो है उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर की रहने वाली हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला हैं। इनके 2 पैर नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और इसी पे इनकी पुस्तक लिखी गई। इन्होंने लिखी एवरेस्ट की बेटी। क्या लिखा? एवरेस्ट की बेटी। अगला, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? स्टैटिक से पूछा गया क्वेश्चन। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।
विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। ओके, दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं हर चीज़ आपको सॉल्व कराऊंगी, एक एक चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, दिवस अलग से पढ़ेंगे, नेशनल पार्क अलग से पढ़ेंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगला, वर्ष 1893 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में विश्व धर्म संस्थान में प्रेरणादायक भाषण दिया? तो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। ये कहाँ हुआ था? तो शिकागो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शिकागो यानी यूएसए यानी अमेरिका में। 1893 में एक सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था, जहाँ पर हमारे देश के स्वामी विवेकानंद ने एक अच्छा भाषण दिया हुआ था, प्रेरणादायक भाषण दिया हुआ था। और यही वो भाषण है जहाँ पे सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ये वर्ड यूज़ किया था, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी यूज करते हैं। ये वहीं पर सबसे पहले यूज़ किया गया वक्तव्य था, अमेरिका के भाइयों और बहनों, ठीक है। और इस भाषण के बाद विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाने लगा था। अगला, वर्ष 2017 में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय क्या थे, देश के कौन थे? प्रधानमंत्री। हाँ, तो इनको इसरो को 2014 का पुरस्कार 2017 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे और सारे पुरस्कार दिए हुए हैं, हमको अब करंट का पुरस्कार याद करना है क्योंकि करंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला, नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश के जीके से पूछा गया क्वेश्चन। नैमिषारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास स्थित सीतापुर जिले में नैमिषारण्य देखने को मिलता है, ठीक। अगला, भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के 21वें मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति हैं। कौन है? अचल कुमार ज्योति। कौन है? अचल कुमार ज्योति। ये 21वां पूछा। आप वर्तमान में बताइए, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? पता है तो कमेंट बॉक्स में वर्तमान के डाटा से रिलेट करते हुए चलिए। अगला, बाकी हम करंट के भी क्वेश्चन आपको कराएंगे जो प्रेजेंट में जो इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगला, भारत के 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो उस समय का ये आयोजन था 2017 में और पणजी गोवा में हुआ था। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तिथि को हम लोग एक वीडियो में कवर कर लेंगे, बस आपका सपोर्ट और सहयोग बना रहना चाहिए। विश्व शौचालय दिवस 19 दिसंबर को। अभी तक हम लोगों ने इस जितना पढ़ा है, जितना पेपर एनालिसिस किया है, क्या देखा कि 2 से 3 तिथि अभी तक पूछी गई है, यानी कि डेट भी हमें याद करना, दिवस भी याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पूछा जाए, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 अप्रैल और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 22 मई को क्या मनाया जाता है? 22 मई को विश्व जैव प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2017 में फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्रसून जोशी को। ये 2017 का था। अगला, भारतीय नौसेना ने पहली महिला पायलट कौन है? तो शुभांगी स्वरूप। ये भी उस समय करंट का क्वेश्चन था, जो बरेली जिले की रहने वाली है शुभांगी। अगला, अपनी किस पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला? तो इनकी जो पुस्तक थी गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। ये इन्हें कब मिला था? 1901 में। कब? 1901 में। अगला, किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला, कब कब मिला, इस पर एक डिटेल वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगला, किसे संयुक्त राष्ट्र संघ का 9वां महासचिव नियुक्त किया गया? तो एंटोनियो गुटेरेस को। किसको? एंटोनियो गुटेरेस को। ये करंट का क्वेश्चन था। भारत कला भवन किस नगर में स्थित है? भारत कला भवन, ये उत्तर प्रदेश स्टैटिक का पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश स्टैटिक भी मैं आप लोगों के लेके आऊँगी, बस पेशेंस के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। ऐसी तैयारी आपकी होगी कि जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है सुपर टेट में। बस आपको मेरे ऊपर भरोसा रखने होगा, अपनी मेहनत पर भरोसा रखने होगा और अपनी मेहनत में कॉन्टिन्यूशी बनाए रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। पूछा जाए, जौनपुर की स्थापना किसने की? जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की। किसकी स्मृति में की? तो इसका जो भाई था जौना खां, उसकी स्मृति में इसने जौनपुर की स्थापना की थी और इसे जो है उत्तर प्रदेश का सिराज कहा जाता है। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? अक्षय कुमार को चुना गया। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है।
पेपर गोल्ड किसे कहा जाता है? पेपर गोल्ड जो है SDR यानी कि विशेष आहरण अधिकार, इसे कहा जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स को पेपर गोल्ड कहा जाता है। विशेष आहरण अधिकार एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की मुद्रा संरक्षित करेंसी है जिसे IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा अपने देशों के लिए जारी किया जाता है। ठीक, अगला, यदि 10 पुस्तकों का लागत, अब देखिए मैथ के क्वेश्चन आ गए। यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? कितना होगा? 25% होगा। यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ के यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, मैथ के क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि मैथ के भी क्वेश्चन आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी वेटेज अच्छा खासा है, तो मैथ पे भी आपको अपनी पकड़ बनानी है। मुझे लगता है 10 से 12 क्वेश्चन मैथ के दिए हुए हैं क्योंकि ज़्यादा संख्या में दिख रहा है। ठीक है, हाँ, किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, अगर आप चाहेंगे ना तो उस पर भी एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा और किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि 5 जनवरी 1921 को शनिवार था तो 3 मार्च 1952 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, मंगलवार होगा। कैसे निकाला गया ये दिया हुआ, तो रीजनिंग का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे संस्कृत के क्वेश्चन आ गए। किसके आ गए? संस्कृत के। संस्कृत मुझे नहीं आती दोस्तों, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रही हूँ, आप लोग इसको खुद से देख लीजिएगा। ये संस्कृत के क्वेश्चन है, तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको संस्कृत को भी देखने को मिलेंगे। आई थिंक 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या है? ये है किसी संविधान में समवर्ती सूची यानी पॉलिटी के क्वेश्चन। तो पॉलिटी के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? DPSP कहाँ से लिया गया? यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संविधान की 7वीं सूची में समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय, ठीक है, 52 विषय शामिल हैं। ठीक, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी की क्लास पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, और पॉलिटी की क्लास डिटेल में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अगला क्वेश्चन, व्हेन इंटरनेशनल टाइगर डे इज़ ऑब्जर्व्ड, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से फिर एक क्वेश्चन, दिवस से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए दिवस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं सोच रही हूँ जो सबसे पहला टॉपिक कराऊँ वो आपको डे पे ही करा दूँ, नेशनल और इंटरनेशनल डे पे ही करा दूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या पहला टॉपिक मैं नेशनल और इंटरनेशनल डे करा दूँ, यानी स्टैटिक जीके से हम लोग स्टार्ट करें अपनी क्लास। अगर ऐसा है, अगर आप लोग भी चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई यानी 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का क्या नाम था? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हुआ करते थे। ऑप्शन इसका यही सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर परिवाहित होने वाली गर्मधारा का नाम क्या है? ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। गर्मधारा आपसे पूछी जाती है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम। कोई एक ठंडी धारा का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, किसी भी एक ठंडी धारा का नाम। ठीक है, अगला, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह से संबंध है इसका। शारदा अधिनियम का किससे? बाल विवाह से। 1929 विवाह की न्यूनतम आयु जो है वो रखी गई थी और इसी के द्वारा, और इसका जो है शारदा अधिनियम के नाम, इसका जो संबंध है वो बाल विवाह से है। ठीक, कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो हम सभी को पता है कांडला बंदरगाह, जिसे अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। अगला, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो घास के मैदान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पंपास, लेओस, यहाँ से भी। तो जो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है उसे पंपास के नाम से जाना जाता है। ये अर्जेंटीना के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कब स्थापित की गई? 1668 में की गई। किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अगर आप चाहेंगे तो उस पर डिटेल वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको कब किस चीज़ की डिमांड है। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर पढ़ना है, किसी स्पेशल बुक से पढ़ना है, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की डिमांड है। और जैसे ही आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो वो सारी चीज़ें हम आपके लिए करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सॉरी। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? ये तीनों किससे गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। अगला, ये वर्ल्ड से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ड्रैगन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो ड्रैगन्सबर्ग पर्वत ये भी दक्षिण अफ्रीका में। ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। तो रीजनिंग के भी 5-7 क्वेश्चन, शायद 10 क्वेश्चन ऐसे कुछ देखने को मिलता है आपको। मैं जब डिस्कस कराऊंगी ना सब्जेक्ट वाइज तो आपको बता दूंगी किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। रीजनिंग का मैं नहीं करा रही हूँ, उसमें क्या ही कराऊँ। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से आई थिंक CDP का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। किसका? CDP का। हाँ, यहाँ से CDP स्टार्ट हो रहा है, टीचिंग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो है, प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीक डैश चिंतन के महत्व पर बढ़ावा बल देता है। यानी इसको डैश को भरना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हो जाएगा सृजनात्मक, अपसारी या रचनात्मक चिंतन, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन जो है, मानसिक उद्वेलन तकनीकी जो है वो अपसारी चिंतन या सृजनात्मक या रचनात्मक चिंतन के महत्व पर बल देता है, ठीक। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये CDP का क्वेश्चन है। अगला, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन E.L. थांडाइक ने किया। कब किया? 1913 में किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, CDP भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। अगला, आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया पियाजे के संज्ञात्मक विकास यानी अनुकूलन से संबंधित है, ठीक है। अगला, अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अभिक्रमिक अधिगम BF स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? BF स्किनर। बुद्धि लब्धि के आधार पर मंद बुद्धि के स्तर पर सही क्रम बताइए, यानी कि इसमें से मंद बुद्धि कौन सा है? तो मंद बुद्धि, देखिए बुद्धि लब्धि जो होता है, अगर आप 130 140 प्लस जाएंगे तो ये सामान्य बुद्धि उच्च बुद्धि कहलाता है। 110 से 120 जनरल बुद्धि कहलाता है। यहाँ पे आपसे मंद बुद्धि पूछा है, तो मंद बुद्धि देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है 81 से 90, 80 से 89 या 90 से कम वाले जितने भी होते हैं वो मंद बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, जड़ बुद्धि, अल्प बुद्धि कहलाते हैं, ठीक है। 90 से कम मंद बुद्धि कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए सारे बुद्धि के प्रकार दिए हुए हैं। 130 से अधिक प्रतिभाशाली, 120 से 130 प्रखर बुद्धि, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 90 से 110, सॉरी मैंने सामान्य बुद्धि का गलत फैक्ट बता दिया था, 90 से 110 सामान्य बुद्धि, 80 से 90, 81 से 90 मंद बुद्धि, यानी 90 से नीचे जो जाएंगे वो मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि और जड़ बुद्धि कहलाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरना है। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह डैश के घटक हैं। मौलिकता, नमनीयता यानी कि ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये किसके घटक है, किसके कंपोनेंट है? तो ये घटक है सृजनात्मकता, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के, ठीक है। ये किसने बताया था? गिलफोर्ड ने बताया था। किसने बताया था? गिलफोर्ड ने बताया था। अगला, एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? तो एक शिशु जब जन्म के 15 माह के बाद, मतलब उसका जन्म हो और वो 15 माह में हो, तो भाषा विकास की किस अवस्था में होगा? तो ये होगा प्री स्पीच स्टेज में, यानी थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। मामा, पापा, चाचा, काका, ये सब बोलने की कोशिश कर रहा होगा, यानी कि पूर्व वाक अवस्था में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। कोहलबर्ग का सिद्धांत एक बालक के डैश विकास की व्याख्या करता है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो बालक के नैतिक विकास की व्याख्या करता है। इन्होंने 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत कर साक्षात्कार लिया, जिसके आधार पर नैतिक विकास के 3 स्तर बताए। कौन कौन से स्तर बताए इन्होंने नैतिक विकास के? तो पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उच्च परंपरागत, यानी प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और हाई कन्वेंशनल। इसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरना है। गैने के अधिनियम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है। तो गैने के पदानुक्रम
में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था क्या है? समस्या समाधान है। क्या है? समस्या समाधान। गैने ने क्या कहते हैं, इसमें पदानुक्रम के 8 चरण बताए, जिसमें सबसे निम्न पर कौन है? संकेत अधिगम। ये भी पूछा जाता है, निम्न पे कौन है? संकेत अधिगम। और उच्च पे कौन है? समस्या समाधान। अगला, भारतीय पुनरावास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई? तो भारतीय पुनरावास परिषद की स्थापना, जिसे आप RCI या रिहैबिलिटेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए, जो बच्चे शारीरिक रूप से असक्षम हैं, उनके लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग। ये भी देखिए, कंप्यूटर से ICT से क्वेश्चन पूछा गया। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला, वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का प्रथम पेज, मेन पेज जो होता है वो हेम पेज या मेन पेज कहलाता है। ठीक है, होम पेज या मेन पेज। अगला, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट यानी जो बाहर से दिखाई देती है वो हार्डवेयर कहलाती है। जो उसके अंदर इंस्टॉल्ड होता है, ऐप वगैरह होता है, वो क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर होता है। अगला, कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ईमेल अटैचमेंट क्या कहते हैं? ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईमेल अटैचमेंट। इसमें ईमेल के साथ ग्राफ, ध्वनि, फाइल, फोटो जोड़कर भेजा जाता है। यह डाक टिकट की आवश्यकता को घटाता है तथा संदेश को भेजने या प्राप्त करने में लगने वाले समय को भी बचाता है। आप सभी को पता है डिजिटल ज़माने में ईमेल फट से शेयर हो जाता है। अगला, एक डिजिटल कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संरक्षित किया जाता है? तो जो डाटा संरक्षित होता है वो बाइनरी फॉर्म के रूप में होता है। किसमें? बाइनरी फॉर्म। और जो बाइनरी फॉर्म होता है वो 0 और 1 के रूप में होता है, अर्थात इसे डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाता है। ठीक, बाइनरी फॉर्म अगर पूछ ले कौन कौन सी डिजिट होती है तो इसमें केवल 0 और 1 होता है। अगला, शिक्षक के व्यावसायिक आचरण के मानक कौन निर्धारित करता है? तो शिक्षक का व्यावसायिक आचरण का जो मानक है वो NCET यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, NCET, नेशनल काउंसिल टीचर ट्रेनिंग के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? भावनात्मक एकता समिति यानी इमोशनल इंटीग्रेशन कम्युनिटी के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की चर्चा की गई? पॉलिटी का क्वेश्चन। तो संविधान के 51A में नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की चर्चा की गई, जिसमें 11 प्रकार के कर्तव्य बताए गए, फंडामेंटल ड्यूटी बताए गए हैं। ये इसमें पहले 10 हुआ करते थे। कितने? 10 मूल रूप से थे, और 11वां जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 निर्देशन क्या कहलाता है? तो व्यक्तिगत समस्या हेतु तो व्यक्तिगत निर्देशन या प्रत्यक्ष निर्देशन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, दंड किस प्रकार का पूर्ण बल है? अगर आप किसी को दंड देंगे तो सकारात्मक व्यवहार तो बच्चा करेगा नहीं, गुस्सा होगा, उसके मन में ईर्ष्या होगी, वो चीज़ों से घृणा करने लगेगा। तो दंड कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। अच्छा, सकारात्मक क्या होता है? जैसे कोई बच्चा कुछ गलत कर दिया, कोई बात नहीं बेटा तुम ऐसे कर दिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करना, अच्छे से हो जाएगा। या कोई बच्चा कुछ अच्छा किया, गुड, वाह, वेरी गुड, ऐसा सब जब आप बोलते हैं ना तो वो सकारात्मक पुरस्कार कहलाता है। लेकिन जब आप कोई निगेटिव चीज़ निंदा कर देते हैं, शोर कर देते हैं, डांट देते हैं, मार देते हैं, उसका मजाक बना लेते हैं, तो ये निगेटिव, नकारात्मक कहलाता है। ठीक है, कौन सा अभिलेख छात्रों की योग्यताओं, रुचि, क्षमताओं एवं प्रतिक्रियाओं की जाँच करने के लिए रखा जाता है? कौन सा अभिलेख होता है? तो संचयी अभिलेख, या इसी को उपाख्यानात्मक अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। अगला, अगर शिक्षक छात्र को विषय चुनने में मदद करे तो यह उसकी कौन सी भूमिका है? तो उसकी परामर्शदाता की या सुविधादाता की? वैसे शिक्षक परामर्शदाता और सुविधादाता की भूमिका में हमेशा होता है। अगर पूछा जाए शिक्षक कक्षा में आपके लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, तो परामर्शदाता या सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है। अगला क्वेश्चन, चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूल्य से संबंधित है? तो किस मूल्य से संबंधित होगा? प्रजातांत्रिक मूल्य से या संवैधानिक मूल्य से संबंधित होगा। ठीक है, चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना प्रजातांत्रिक मूल्य से संबंधित है। अच्छा, प्रजातांत्रिक मूल्य क्या है? इसका क्या मतलब होता है? तो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत यथा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, विश्वास और आस्था व्यक्त करना। ठीक। अगला, यदि आप कक्षा में ज़्यादा छात्रों की प्रतिभा
प्रतिभागिता चाहते हैं तो आप शिक्षण की कौन सी विधि का चुनाव करेंगे। ये शिक्षण विधि से पूछा गया क्वेश्चन है, शिक्षण टेक्निक से पूछा गया क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, तो विचार विमर्श विधि और सामूहिक परिचर्चा विधि। जब आप सामूहिक चर्चा ग्रुप में चर्चा करते हैं और लोगों से बच्चों को बैठाकर उनमें विचार विमर्श कराते हैं तो बच्चों की ज़्यादा प्रतिभागिता होती है, बच्चे ज़्यादा सहयोग कर पाते हैं, ज़्यादा बोल पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं। तो ये विधि सबसे उपयुक्त होती है। अगला, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत E.L. थांडाइक के द्वारा दिया गया था। अधिगम का प्राथमिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, थांडाइक के द्वारा। अगला, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस शिक्षण स्तर से संबंधित है। तो अपव्यय एवं अवरोधन यानी कि वेस्टेज एंड सेग्रेगेशन की जो समस्या है वो प्राथमिक शिक्षा स्तर से संबंधित है। किससे, प्राथमिक शिक्षा स्तर। मकतब के किस स्तर की शिक्षा दी जाती है। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है, तो प्राथमिक शिक्षा। कौन सी, प्राथमिक शिक्षा। पाठ्य योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन है। पंचपदीय प्रणाली किसने दिया था, तो हर्बर्ट ने। किसने दिया था, हर्बर्ट ने। ये कौन से जो इन्होंने पंचपदीय प्रणाली दी थी वो क्या थी, तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना व सहयोग, नियमीकरण और अनुप्रयोग। ठीक है। अगला, परियोजना शिक्षण विधि के प्रणेता कौन है। परियोजना शिक्षण विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड पूछा जा रहा है, तो प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग है। कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। खोज विधि जिसे कहा जाता है, इसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। तो वुड के घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच जो आया था, इसे भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। बालक के व्यवहार का कौन सा पक्ष उसकी रुचियों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित है। तो बालक के व्यवहार का भावनात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष जो है ये उसकी रुचियों और मनोवृत्तियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षा के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधित समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। डायग्नोस्टिक परीक्षण कहा जाता है इसको। अगला, शैक्षिक तकनीकी तृतीय का दूसरा नाम क्या है। शैक्षिक तकनीक तृतीय यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे विशेष प्रणाली विश्लेषण या फिर प्रणाली उपागम के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, सुपर टेट में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के आते हैं। टोटल 12 सब्जेक्ट होते हैं। 12 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इन सब पर एक विशेष डिस्कशन तो मैं आप लोग के लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगी। लेकिन हमारे इसी चैनल पे आपको सुपर टेट कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, कितनी सीटें आने वाली हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी दी गई है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। बाकी आप सबसे पहले किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।